नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के ऊपर है। ये हमारा दोस्तों क्या है, हाई कोर्ट के ऊपर पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 वाले क्लास में दोस्तों हम लोग हाई कोर्ट से ही संबंधित क्लास किए थे, जिसमें हम लोग पूरे हाई कोर्ट के थ्योरी वाले पार्ट को दोस्तों कवर किए थे। आज जो हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, वो हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों क्या होता है कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ तो उसका सेकंड पार्ट आता है दोस्तों। उसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों संग्रहित करके हम आपको बताते हैं दोस्तों कि देखिए इस चैप्टर से इस तरह से क्वेश्चन बने हैं और ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो शामिल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके रेलवे हो गए, एसएससी हो गया या स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम होते हैं, आपके बिहार पीसीएस हो गए, एमपी पीसीएस हो गया, आरएस हो गए, राजस्थान पीसीएस हो गया, ये सब जो एग्जाम होते हैं वहाँ के, तो उन सब में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बने हैं, कौन से नहीं बने हैं, ये सारे क्वेश्चनों को दोस्तों इसमें मैंने शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो पॉलिटी सीरीज प्रारंभ किया गया था दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट तो हम पहले ही बना चुके हैं। उसमें सारे प्लेलिस्ट में सारे जितने वीडियो अभी तक मैंने डाले हैं दोस्तों, वहाँ पर सभी हैं। आप जा करके प्रारंभ से वीडियो देख लीजिए और चैप्टर का थ्योरी पढ़िए। थ्योरी के साथ साथ दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए, इससे आसानी दोस्तों आपको हो जाएगी। और ये जो हमारा जो वीडियो है दोस्तों, ये आखिरी वीडियो है पॉलिटी का भाग 6 पर। इसके बाद हम पॉलिटी को कुछ समय के लिए दोस्तों रोकेंगे और उसके बाद कुछ दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ, सिर्फ पॉलिटी बहुत लंबे समय से क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग पकड़ेंगे। तो हम बताएं कि भाग 6 तक पढ़ लिया, अगर इतना भाग तक दोस्तों आप कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से अच्छा खासा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। मतलब भाग 6 ही, मतलब कि हमारे जो एग्जाम में होता है दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन भाग 6 तक ही आता है। आगे भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते कि नहीं आता है, लेकिन भाग 6 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 1 से लेकर के भाग 6 तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश मतलब दोस्तों पहले समझिए यहाँ पर क्या होता है। कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब होता है कि जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश हो गए, वो क्या है, अपने कार्य करने में असक्षम है, मतलब समर्थ नहीं है, या तो वो अयोग्य हैं, या तो कदाचार में वो लिप्त पाए गए हैं, तो उनका स्थान तो जब खाली हो जाता है, तब राज्यपाल इस स्थिति में क्या करते हैं, या सॉरी राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस स्थिति में वो एक कार्यकारी न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय। कहाँ हो जाएगा, उच्च न्यायालय में दोस्तों। उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो उच्च न्यायालय का जो वेतन और भत्ते मिलता है वो राज्य की जो समेकित निधि, मतलब जो राज्य की संचित निधि होती है, उससे क्या मिलता है, इनको वेतन और भत्ता मिलता है दोस्तों। साथ साथ ये भी बताया था आपको कि जब तक जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है अपने पद पर दोस्तों बैठे हुए हैं, तब तक उनके वेतन और भत्ते में किसी तरह की कोई कटौती दोस्तों नहीं की जाएगी। एक बात आपको और याद रखना है कि वेतन भत्ता तो इनको मिलता है भारत की राज्य की संचित निधि से, लेकिन जब ये रिटायरमेंट पर जाते हैं तो इनको जो दोस्तों पेंशन मिलता है, वो पेंशन मिलता है जो भारत सरकार की संचित निधि है, वहाँ से मिलता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। या आपके ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए या आपके राज्यपाल हो गए दोस्तों, दोनों कंडीशन क्या होता है, उनको वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन की बात हो जाएगी तो पेंशन कहाँ से मिलेगा उनको, भारत की संचित निधि से दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आएंगे क्वेश्चन को। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायरमेंट पर जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। पेंशन की जब भी बात करेगा तो जो भारत की संचित निधि है वहां से क्या मिलता है, इनको पेंशन मिलता है। बताए थे भारत की संचित निधि का उल्लेख किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 266 में किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 267 में आपका आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या है। तो हम बताए थे कि हम अपने भारत की अगर न्यायपालिका के बारे में समझे तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे नीचे आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर एक राज्य में दोस्तों होता है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट होता है, ऊपर होता है आपका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। अगर इनके हम रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो इनका होता है 60 वर्ष, इनका होता है 62 वर्ष और इनका होता है दोस्तों 65 वर्ष। ये तीनों याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो रिटायरमेंट होता है वो इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, लेकिन जो अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर होते हैं तो वो ना तो हाई कोर्ट में बन सकते हैं, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों बन सकते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय का पूछा है तो उच्च न्यायालय कितना होगा दोस्तों, अनुच्छेद आपका 62 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं दोस्तों पद पर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन क्या है सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर आप इसको देखिएगा, इसके अनुसार आंसर दीजिएगा तब तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हम अभी वर्तमान परिवेश की बात करेंगे। आईएएस प्री 2002 में पूछा था तो उस समय हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय दोस्तों नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में क्या है, हमारे पास 25 उच्च न्यायालय है।
जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना का भी दोस्तों जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, उनका भी एक अपना उच्च न्यायालय दोस्तों बन गया है। तो ये क्या है आपका, ये सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों का एक ही उच्च न्यायालय दोस्तों। राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, ये बिल्कुल सही है। बता दिए थे कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना दोस्तों खुद का उच्च न्यायालय है, जिसे हम दिल्ली उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो मतलब यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है। मतलब अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, वह उसका जो भी सुनवाई होता है, उसकी सुनवाई कहाँ होती है, मतलब उसका क्षेत्राधिकार कहाँ है। तो उसका क्षेत्राधिकार दोस्तों आपका कोलकाता है। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है दोस्तों वहाँ पर होगी। ये बात याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार कहाँ है आपका, तो कलकत्ता में इसकी सुनवाई होती है दोस्तों। मतलब उसका क्षेत्राधिकार कहाँ है, कोलकाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है दोस्तों, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। मतलब ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बम्बई हाईकोर्ट जो है, यहाँ पर कौन कौन से है, तो एक तो बम्बई आपका हो ही गया, उसके बाद दोस्तों गोवा होता है, और गोवा के बाद क्या होता है आपका दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। दोनों जितना लंबा नाम लिया दोस्तों, पहले ये अलग था, लेकिन बाद में ये 26 जनवरी 2020 को दोस्तों इसको क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। मतलब दोस्तों एक से एक मतलब कि जोड़ दिया गया था। अभी दोनों क्या है, एक ही आपका यूटी है, दादर एवं नागर हवेली दमन एवं दीव। ये भी क्या होती है, इसकी सुनवाई कहाँ होती है, बम्बई हाईकोर्ट में दोस्तों होती है। तो एक से अधिक अगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा, ये आपका बम्बई हो जाएगा। बम्बई, गोवा और दादर नागर हवेली दमन एवं दीव। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। इसमें आपका यूटी शामिल नहीं है। तो ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जहां पर एक से अधिक राज्यों की सुनवाई होती है। तो जैसे हम बात करेंगे, आपको बताते हैं यहाँ पर ऐसे कितने हैं। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान में 203 है। कौन कौन है वो बताते हैं आपको। पहले हम जाएंगे आपका पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये क्या करता है, ये 4 राज्यों की सुनवाई करता है। कौन कौन रहा 4 राज्य, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और दोस्तों आपका असम। ये चारों राज्य की सुनवाई कहाँ होती है, तो आपका गुवाहाटी में होता है। ये एक हो गया आपका। दूसरा बताएं अभी आपको बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट किससे सुनता है, तो आपका महाराष्ट्र का सुनेगा, और आपका कहाँ सुनेगा, सुनवाई करता है, गोवा का सुनवाई करता है दोस्तों, ये समझ गए। और तीसरा आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का नाम सुने हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट किससे सुनता है, तो आपके पंजाब किया और आपका हरियाणा। ये क्या है, 2 राज्य की बात किया। तो इस तरह से 3 कितने हो गए, 3 राज्य हो गए जहाँ की सुनवाई होती है एक ही उच्च न्यायालय में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक है के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। मतलब कि जो हमारे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के पास कौन सा क्षेत्राधिकार जो मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, मतलब उनके कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आपको कम नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि परामर्श क्षेत्राधिकार का अधिकार सिर्फ किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा है उसके द्वारा है। अनुच्छेद 143 इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि आवश्यकता अनुसार जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, अपना सलाह मांगता है, परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए दोस्तों क्या होता है, बाध्य होता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति उसके परामर्श को माने या ना माने, लेकिन राष्ट्रपति ये दोस्तों क्या है, बाध्य, मतलब राष्ट्रपति को बाध्यता नहीं हुई। मान भी सकता है इसके सलाह को, नहीं मान सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही जो हाई कोर्ट को है दोस्तों, ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। बाकी आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये भी निरीक्षण क्षेत्राधिकार है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दोस्तों है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ, मतलब जो निचली न्यायालय को बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। मतलब कि जो उच्च न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है अपने जो अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट हो गया, आपके जिला कोर्ट हो गया, उसके जो कार्य पद्धति उसका परीक्षण करता है। तो कौन सा इसमें आपका आता है, रीट। तो ये दोस्तों उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के अनुसार क्या होता है, उसका परीक्षण, उसका कार्यों का दोस्तों परीक्षण किया जाता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों में क्या होता है, उसका परीक्षण दोस्तों किया जाता है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। वही बताएंगे उनके कार्यवाही की कार्यपद्धति के परीक्षण करने के लिए कौन सा रीट जारी करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिषेध, क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कार्रवाई क्या रहा है, किसी भी हाई कोर्ट में लंबित है, क्या दोस्तों, लंबित है। जिला न्यायालय में क्या दोस्तों, लंबित है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो जिला न्यायालय को देगा, आदेश देगा कि आप क्या कीजिए, आपसे वो मामला संभालने वाला नहीं है, आप क्या कीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। तो वही क्या होता है, या मान लीजिए कि ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए कि जिला कोर्ट हो गया, तो जो मामला को सुलझा रहा है दोस्तों, उस पर जो सुनवाई कर रहा है, उसके कार्य क्षेत्र से दोस्तों क्या है, बाहर है, मतलब उसके क्षेत्राधिकार दोस्तों क्या है, बाहर है। तो उस स्थिति में भी क्या कर सकता है हाईकोर्ट, उस पर प्रतिबंध दोस्तों लगा सकता है और अपने पास दोस्तों बुला सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिषेध हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन
अगला है आपका कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सबमिट करता है? तो जब जो इनकी नियुक्ति करेगा, उन्हीं को ये क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति को ही क्या करेगा, अपना ये त्याग पत्र देंगे। शपथ दिलाने की बात करेगा तो आपके राज्यपाल हो जाते हैं। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उच्च न्यायालय ने या किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ऐसा कौन उच्च न्यायालय फैसला दिया था? तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये क्या किया था, एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि 3 बार तलाक बोल देने से क्या होता है दोस्तों, कि वो तलाक माना जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का आपका गैर कानूनी है। इसको लेकर के दोस्तों क्या हुआ था, 2019 में एक कानून बना था कि कोई भी व्यक्ति, 3 तलाक कानून इसको बोलते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का गैर कानूनी कार्य करता है तो क्या होता है वो दोस्तों, अपराध की श्रेणी में वो गिना जाएगा दोस्तों। तो ये बात याद रखिएगा कौन जगह, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में आप जान लीजिए कि भारत का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, ये आपका उच्च न्यायालय है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? बता देते जिला न्यायालय भी होता है तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे आपको इसका थ्योरी वाला पार्ट, तो बताए थे कि हाईकोर्ट के बारे में, कि हाईकोर्ट का उल्लेख है अनुच्छेद 200 कहाँ से 14 से लेकर के 231। और वहीं बताए थे कि 32 जो अनुच्छेद उसको खत्म कर दिया गया है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है दोस्तों, कहाँ से आता है आपका 233 से लेकर के 237 तक। तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है? 233 में। कहाँ किया गया आपका? 233 में। इसका उल्लेख किया गया है तो जिला न्यायालय न्यायाधीश का दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में चलित न्यायालय, जिसको मोबाइल कोर्ट के नाम से कहते हैं, जानते हैं दोस्तों, इसका मानस पुत्र क्या है? आप पहले समझिए कि चलित न्यायालय क्या होता है। तो हमारे भारत में दोस्तों कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, न्यायालय की सुविधा नहीं होती है। मतलब जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या समस्या है न्यायालय की, मतलब वहाँ पर न्याय प्राप्त करने में लोगों की क्या हो रही है, समस्या हो रही है। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ था कि जो हमारे भारत के जो उस समय तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके अनुशंसा पर दोस्तों क्या हुआ था, एक चलित न्यायालय की दोस्तों स्थापना हुई थी। जहाँ पर कहा गया था कि जहाँ पर न्याय की दोस्तों सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर क्या करेगा, ये चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट काम करेगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बात करेंगे हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, देखिए यहाँ पर इलाहाबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता। तो सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता है। हम बताए थे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों एक अधिनियम आया था आपका 1861, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं 1861 का। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें कहा गया था कि जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हाई कोर्ट की स्थापना होगी। तो उस कड़ी में सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता के बाद आपका बम्बई, फिर आपका मद्रास, मतलब तीनों जगह पर 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ, तो कलकत्ता में दोस्तों हुआ था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन खालिस्तान में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? तो 1966 में की गई थी। इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर 1862 में आपका 3 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर हो गई। फिर इसके 4 साल बाद आपका जो चौथा हाई कोर्ट स्थापित होता है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद के 100 साल बाद क्या होता है दोस्तों, आपका दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये दोनों को याद रखिएगा, 100 साल बाद, मतलब कि 1866 में ये और 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट। आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी, देखिए यहाँ पर दिया है, मद्रास दिया, दिल्ली दिया, झांसी दिया, ग्वालियर दिया है। तो ये तीनों जगह पर नहीं हुआ था, कहाँ पर हुआ था आपका? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इसको दम आपको दिमाग में बैठा देना है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव खाली स्थान में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर समझिए, ये जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, ये कोई और नहीं है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक नाम लिए थे हमको उनका, वी रामास्वामी का। वी रामास्वामी का। तो जो वी रामास्वामी थे दोस्तों, वो क्या थे, 1985 के समय क्या थे वो, आपके चंडीगढ़ हाईकोर्ट के दोस्तों ये न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में क्या होता है दोस्तों, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश बन जाते हैं। तो उन पे आरोप लगता है दोस्तों कि जब चंडीगढ़ के वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे दोस्तों, तब क्या थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मतलब वो उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए थे, वो क्या काम थे, वो भ्रष्टाचारी, मतलब कि सिंपल समझिए, उन पर भ्रष्टाचार का दोस्तों आरोप लगा था। क्या लगा था उन पर? भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कब? जब वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बन जाते हैं। तो कब ये उन पर चलता है, ये मुकदमा चलता है दोस्तों आपका 1991 में। कब चलता है? 1991 में। लेकिन न्यायाधीश कब रहते हैं हाई कोर्ट के? 1987 में। यहाँ बात किया था हाई कोर्ट के बारे में, तो 1991 में हटाने का प्रस्ताव दोस्तों आता है, लेकिन लोकसभा दोस्तों पारित नहीं होता। इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है,
आइए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। मतलब कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। कौन करते हैं? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों वो राज्यपाल करते हैं। जो भी जिस राज्य के जिला की बात हो रही है, तो उस राज्य में जो राज्यपाल होंगे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों परामर्श लेंगे और उसके बाद उनकी नियुक्ति करेंगे दोस्तों। तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। कौन है? तो ये दोस्तों लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ, जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ की? तो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की अभी कोई भी दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। मतलब कि आपकी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नहीं बनी, न्यायाधीश तो बनी है आपकी फातिमा बीवी है वो बनी है, लेकिन अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश की। अब आपको बता देते हैं लीला सेठ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये कहाँ की बनी थी? तो ये 1991 में आपका 1991 में बनती है हिमाचल प्रदेश। कहाँ की बनती है? हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनती है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वहाँ का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वहाँ की क्या बनती है? आपकी मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनती हैं। इससे पहले दोस्तों क्या रहती हैं? तो ये जो मतलब कि 1978 की अगर बात करें तो 1978 में सबसे पहली महिला थी न्यायाधीश बनने वाली। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे, न्यायाधीश बनने वाली। कहाँ की? तो आप क्या? दिल्ली हाई कोर्ट की। जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पर भी क्या थी है? वहाँ पर भी न्यायाधीश दोस्तों रही हैं, लेकिन बस न्यायाधीश रही है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको शामिल किए थे। देखिए यहाँ शामिल किए थे हम कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कोई और कोई नहीं है, कौन है? लीला सेठ। ये बात कब का है? तो ये 1978 का है। 1978 में दोस्तों क्या थे? ये दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश दोस्तों बनी थी पहली महिला। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति खाली स्थान के अंतर्गत है। कितने कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको हम बता रहे थे 226। अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और वहीं आपका अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकार को लेकर के ये रीट जारी होता है। यहीं 32 के द्वारा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 5 प्रकार की रीट जारी करने का। तो दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ दिलाने के बारे में बात किए थे हम। तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 219। अगर मान लीजिए किसी कारणवश दोस्तों क्या राज्यपाल अनुपस्थित है तो क्या होगा? तो राज्यपाल जब अनुपस्थित होते हैं तो राज्यपाल क्या करते हैं? अपने एक प्रतिनिधि को दोस्तों चुन करके उनको बोल देते हैं कि हाँ आपको ये फलना फलना मुझे मुख्य न्यायाधीश है, इनको आपको शपथ दिला देना है, अगर वो राज्यपाल अनुपस्थित रहते हैं तब। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? कौन की गई थी? तो बताए थे। तो अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, वहीं पर क्या था? सबसे पहले आपका स्थापित हुआ था। क्या था? आपका उच्च न्यायालय। तो कौन कौन 3 प्रेसिडेंसी थी? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। क्या था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि जिला और सत्र न्यायाधीश खाली स्थान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो किसके अधीन कार्य करेंगे? तो ये दोस्तों आपके जो हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के नियंत्रण में दोस्तों क्या करते हैं? काम करते हैं। राज्यपाल मत टिक कर दीजिएगा, राज्यपाल बस नियुक्ति करता है जिला न्यायाधीश की, लेकिन जो इन पर नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल होता है, किसका होता है? तो हाई कोर्ट का होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जो भी नियम कानून बनाता है उसके लिए वो हाई कोर्ट दोस्तों बनाता है। आगे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? सबसे पुराना कौन है? देखिए यहाँ पर बम्बई भी दिया है आपको, कलकत्ता भी दिया है, दिल्ली भी दिया है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी होगा, तो आपका होगा कलकत्ता। कलकत्ता बता दी थी सबसे पुराना उच्च न्यायालय है दोस्तों। अब बात करते हैं बम्बई 1862, कलकत्ता 1862। पटना कब बना था? पटना हाई कोर्ट की स्थापना तो 1916 में। 1916 में। दिल्ली बता दिया आपको 1966 में। इसके 100 साल पहले किसका हुआ था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1866 में। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? तो ये अमरावती का नाम सुने होंगे, ये तेलंगाना में क्या दोस्तों बनाया गया है? 25वां उच्च न्यायालय। कौन सा है? तो 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों। आगे आता है अगला क्वेश्चन। आगे है आपका कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या हो गई? तो 25। कितनी हो गई? 25 दोस्तों हो गई अमरावती न्यायालय के बनने के बाद। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। देख लेते हैं क्या पूछा आपसे कि देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? तो सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार की अगर बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार हम हाई कोर्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा हाई कोर्ट जो बहुत सारे क्षेत्रों का क्या करता है? सुनवाई करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? गुवाहाटी। कौन हो जाएगा दोस्तों? गुवाहाटी। गुवाहाटी बताए थे 4 राज्यों का। कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम। ये 4 जो आपके पूर्वोत्तरी राज्य हैं दोस्तों, इन चारों राज्यों की सुनवाई कहाँ होती है? तो आपका गुवाहाटी में होता है। मतलब अगर मान लीजिए मिजोरम में कोई अपराध करता है तो उसको कहाँ पर उसकी सुनवाई होगी? उसका फैसला कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में आकर दोस्तों उसकी सुनवाई होगी। तो इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, इससे बने हैं।
और भी आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मिलते हैं इससे तो आप बना सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन हम अलग अलग एग्जामों से देखे हैं कि कहाँ कहाँ से हम उसको कलेक्ट करके दोस्तों आपको हम बताए हैं। तो ये कैसा लगा क्लास दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो अगला हमारा सीरीज आने वाला है वो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का आने वाला है। मतलब कि अब हम मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, सारे कहानी को दोस्तों बताएंगे कैसे कैसे हुआ, ताकि आप तो ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको कहानी भी दोस्तों याद रहेगा। मतलब ये कहानी कहने का मतलब कि आपको बेस पता चल जाएगा कैसे कैसे हमारा इतिहास हुआ था, कैसे कैसे मतलब कि यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में क्यों आए थे, क्या कारण था, कैसे आए थे। ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, मतलब जो भी हुआ है, कैसे सत्ता स्थापित किए हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आपको पढ़ने से दोस्तों आप आसानी से मतलब कि चैप्टर को कवर भी कर लीजिएगा, और जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो दोस्तों क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा दोस्तों। ये कभी कभी क्या होता है कि बिना हम पढ़े, या मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि हमें तो पता तो है नहीं इसका बेस क्या है, मतलब उसके फिर तो हम पढ़े नहीं है तो हम तो कभी समझे नहीं है। तो अगर नहीं समझते दोस्तों तो वहीं पर हमें क्या होता है, परेशानी होता है। अगर वही आप समझ लीजिएगा, चैप्टर को समझ करके फिर आप किसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप उस पर अपना विचार दे सकते हैं कि हाँ इसमें इसका आंसर ये हो सकता है, इसका नहीं, मतलब कुछ सोच सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुक्का ही मारिएगा, तो सोच कर मारिएगा। तुक्का आदमी तभी मार सकता है दोस्तों जब उसके बारे में कुछ जानकारी हो। तुक्का तो दोस्तों जो छोटा सा बच्चा होता है जो 1 2 3 क्लास में पढ़ता है वही तुक्का मार देगा, लेकिन आप लोग तुक्का मार रहे हैं दोस्तों, तो मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमारे सही होने की दोस्तों गुंजाइश हो। तो दोस्तों पढ़ रहे हैं तो मतलब कि अच्छे से पढ़िए। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का। अगर कहीं भी आपको तकलीफ हो रही है, कहीं भी समस्या हो रही है, तो हमें कमेंट कर दोस्तों जरूर बताइएगा। हम उसमें उसका समाधान, उसमें संशोधन करने का ज़रूर प्रयास करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम आप जो बोलिएगा उसको हम नहीं मानेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि अपने तैयारी में दोस्तों लगे हैं, इसी तरह से लगे रहिएगा। और बता दिए थे आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक क्यूज़ ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली रात को 9:30 दोस्तों 9:30 में डेली आपका 15 से 20 मिनट का दोस्तों क्यू चलता है। वो भी चैप्टर वाइज चलता है, और वो भी क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है दोस्तों। मतलब कि जो अलग अलग एग्जाम में जो लिया गया है प्रीवियस ईयर, मतलब कि वही चैप्टर वाइज मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं आपका जैसे यही पढ़ाई कोड, तो हाई कोर्ट पढ़े तो हाई कोर्ट से कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों क्या किया गया उसमें हम क्यूज में दोस्तों डालते हैं। तो यहाँ भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन वहाँ भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का ही क्या होता है, क्यूज होता है दोस्तों। तो वहाँ भी आप उसमें जुड़ करके आप उसका लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। आपको बेशक ही क्या हो दोस्तों, आपको लाभ ही होगा, उसका तो नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि उसका हम साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि आपको वहाँ पीडीएफ पढ़ लीजिए, कोई भी 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके रात को अपना क्यूज लगा दीजिए। ये नहीं कि हमको आपको 1 घंटा समय दे रहे हैं कि 1 घंटा का हम आपको दे दे रहे हैं तो आप उसी में लगे हुए हैं, बोर हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपको बस 15 से 20 मिनट का समय लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार वो काम करके देखिएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों तो आप उसको ग्रुप से लीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम प्रतिबंध लगा दिए हैं कि मतलब आप आ गए हैं तब उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, आप तैयारी में दोस्तों लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।